Very good evening to all of you. Again, we are back with NBHM solutions. So, we will be solving questions along with the concepts. So, this is our first question. Now, find the points in R where the following function is differentiable. एज यू नो, जब भी हमारे पास कुछ ऐसा दिया होता है, इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये जो ये पॉइंट्स होते हैं ना, सिर्फ इन पे चेक करना होता है. रेस्ट पॉइंट्स पे आराम से कॉन्टिन्यूस या डिफरेंशिएबल होगा ही होगा. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जैसे कि मॉडुलस है, तो हमें एक 1 पे चेक करना है और एक -1 पे चेक करना है. ठीक है, तो ओके, नाउ वी विल चेक एट 1. फर्स्ट हम कॉन्टिन्यूस चेक कर ले, बिकॉज ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है तो मे बी इट इज़ डिफरेंशिएबल, मे भी. ठीक है, लेकिन अगर कोई कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है. तो फर्स्ट लेट अस चेक द कॉन्टिन्यूटी है. सो मैं अगर यहाँ पे 10 इनवर्स, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूँ, मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ, देन द आंसर इज π/4. और मैं यहाँ पे, ये मेरा था लेफ्ट हैंड लिमिट. ठीक है, और अगर मैं इसको राइट हैंड लिमिट चेक करूँ, यहाँ पे मैं π/4. वी ऑल नो सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन होता है एक तरह से मॉड ऑफ x अपॉन x. ठीक है, तो इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है? -1 होती है, 0 होती है और 1 होती है. अगर कोई भी x हमारा नेगेटिव है तो उसका आंसर हमेशा ही -1 आएगा. कोई 0 है तो 0 ही आएगा, और कोई पॉजिटिव है तो उसका आंसर हमेशा ही 1 आएगा. ठीक है, तो ये इसकी रेंज होती है. नाउ यहाँ पे मैंने क्या पुट किया? 1 पुट किया, तो 1 का सिग्नम क्या होगा? 1 ही हो जाएगा. प्लस मॉड यहाँ पे क्या है? मॉड 1 -1, तो ये टर्म तो मेरी 0 हो गई. यहाँ पे π/4 आ रहा है, ये मेरी राइट हैंड लिमिट हो गई. तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी π/4 है, राइट हैंड लिमिट भी π/4 ही आ रही है. तो इट मीन्स 1 पे तो ये कॉन्टीन्यूस तो है ही है. नाउ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है. व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट? अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे 10 इनवर्स x को, सो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी होती है 1 ऊपर 1 + x². ठीक है, अब यहाँ पे 1 पुट कर दो तो ये 1/2 आ जाएगा. अब अगर मैं इसको देखूँ, ठीक है, तो अगर मुझे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी करनी है तो ये मेरा क्या आएगा? π/4 आएगा. और ये मेरा सिग्नम होता क्या है? ये होता है मॉड x अपॉन x होता है एक तरह से, है ना. तो ये हमारा कैसे डिफ्रेंशिएट हो जाएगा? ये होगा x² x इंटू मॉड x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है? x अपॉन मॉड x. ठीक है, यह जाएगा माइनस मॉड x, और ये मेरा 1 हो जाएगा. ठीक है, तो प्लस मॉड x की क्या आ जाएगी? फिर से ये आएगी x अपॉन मॉड x, बाकी ये कांस्टेंट 0 आ जाएगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगी तो ये टर्म तो मेरी 0 आ गई, और यहाँ पे पुट करूँगी तो मैं 1/2 आ गई. तो ये भी मेरा 1/2 है और ये भी मेरा 1/2 है. इट मीन्स 1 पे ये डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है, 1 पे मेरी डिफरेंशिएबिलिटी आ रही है, ये होगा 1. नाउ अब हम चेक करेंगे, हमारे पास दूसरा पॉइंट कौन सा था? -1 था. अब हम -1 पे चेक करते हैं. तो पहले हम वो कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं. तो 10 इनवर्स -1, ये क्या आ जाएगा? π/4 -π/4. अब मैं यहाँ पे चेक करूँ, ये मेरा π/4 आ जाएगा, और सिग्नम -1 क्या होता है? माइनस होता है. प्लस ये 1 - 1 अपॉन, तो ये टर्म मेरी 0 आ गई. ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरा -π/4. इट मीन्स कॉन्टीन्यूस तो है. अब मुझे चेक करनी है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी. तो ठीक है, मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करती हूँ. नाउ यहाँ पे अगेन 1/1 + x² डिफरेंशिएट करके आएगा, तो मेरा 1/2 आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. अब मैं यहाँ पे चेक करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा? π/4, और ये मेरा आ जाएगा, फिर से हमें करना पड़ेगा x² x इंटू x अपॉन मॉड x, यह जाएगा माइनस मॉड ऑफ x अपॉन x, और ये dx का तो 1 ही आएगा. ठीक है, और यह आ जाएगा प्लस x अपॉन मॉड x, ये 2. ठीक है, अब मैं -1 पुट करती हूँ, तो ये मेरा ये आ गया, ये यहाँ पे -1 आ जाएगा, और ये मेरा +1 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, ये मेरा +1 अपॉन
2 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो मेरा 1/2 था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो मेरा कुछ बहुत बड़ा टर्म आ रहा है। इट मीन्स ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा -1 पे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द पॉइंट्स। तो पॉइंट्स क्या निकालने हैं कि दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, ठीक है। दिस इज द आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी डूइंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इन तीनों स्टेटमेंट्स में से वी हैव टू फाइंड द ट्रू वन, कौन सी करेक्ट है। नाउ इफ p इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विद रियल कोफिशिएंट्स विच हैज ऑल इट्स रूट्स रियल, देन इट्स डेरिवेटिव हैज ऑल इट्स रूट्स रियल एज वेल। इसके अंदर ये है कि आप कोई भी पॉलिनोमियल लो जिसके जो कोफिशिएंट्स है वो रियल होने चाहिए, रियल कोफिशिएंट्स होने चाहिए, जिसके रूट्स भी क्या है, रियल है। तो क्या उसका जो डेरिवेटिव है वो भी हमेशा रियल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, बाकी आप एग्जांपल्स तो ऑब्वियसली ले सकते हो। जो रूट्स है एफ डैश के, मतलब पॉलिनोमियल का जो हम डेरिवेटिव कर दिया, वो हमेशा क्या करते हैं, उसी इंटरवल में आते हैं जिसमें एफ एक्स के आते हैं। मतलब क्या है, जैसे आपका कोई पॉलिनोमियल है, उसके रूट्स आपके एक इंटरवल में आ गए 1 से लेके 2, ठीक है, इसमें आ गए, तो जो इसका पी डैश होगा ना, इसके रूट्स भी पक्का से इस इंटरवल के बीच में ही होंगे। ये कहना चाहते हैं। द रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स ऑलवेज लाई इन द कॉन्वेक्स हल ऑफ द रूट्स ऑफ एफ एक्स, हेंस एफ एक्स हैज़ ओनली रियल रूट्स, ठीक है। तो द कन्वेक्स हेल इज अ सबसेट ऑफ अ लाइन विच इन टर्न इम्प्लाइज दैट द रूट्स, ठीक है। तो जो इसके रूट्स होंगे डेरिवेटिव के, वो इसका सबसेट ही होने वाला है। सर्टेनली हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं ना, तो वो उसी के रूट्स आते हैं जो हमारे पॉलिनोमियल के रूट्स। तो ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। आप इसमें एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो, जैसे अगर आपने कोई भी x² - 2, चलो ये तो बहुत ईजी से एग्जाम्पल हो गया, और भी आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप एक ऐसा पॉलिनोमियल्स लो, पर हाँ इन वन वेरिएबल होना चाहिए, जिसके अगर आपने जैसे मान लिया आपने ले लिया ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये -b ± b² - 4ac/2a, तो ये जो चीज़ है ये हमेशा आपकी डेरिवेटिव जो क्या है, ये d जो है आपका हमेशा > 0 ही होना चाहिए, ठीक है, रियल रूट्स होना चाहिए। तो उसका जो डेरिवेटिव होगा उसके रूट्स भी रियल ही रूट्स होंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन वैसे जो ये चीज़ है। बाकी आप एग्जाम्पल ले लो और कोई चीज़ कर लो, पर ये बेस्ट है कि जो पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं वो जिस इंटरवल में आते हैं, और जो डेरिवेटिव के रूट्स होते हैं जिस इंटरवल में आते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के सबसेट्स होते हैं। तो पक्का से वो हो ही जाएगा, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड जो है, तो हमारी मतलब दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, वो इक्वेशन है कि cos of sin x इक्वल्स टू x जो है उसका एक सोल्यूशन हैज़ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन इन द इंटरवल 0 to π, ठीक है। तो cos of sin of x एंड -x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म है आपकी, ठीक है, ये आपकी जो है ये इसकी जो रेंज होएगी ये कहाँ से एग्जिस्ट करेगी, 0 से लेके ये चीज़ बीच में आएगी, ठीक है, और ये 1 तक आपकी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी, सर्टेनली ये करेगी, ठीक है। तो इसका जो रूट आएगा वो क्या होगा आपका, अगर ये चीज़ है और ये -x इक्वल्स टू 0 है, तो और कोई नहीं, अगर आप 1 ले लो तो भी उस पर ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। दूसरा क्या कर सकते हो आप, इसका रेंज वाइज होगा, अगर आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, -sin of sin x cos x -1, ठीक है। तो sin x भी हमारा 1 आता है। वैसे इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी ऑब्वियसली आगे दी हुई है, हाँ, है ना। तो ये हाँ, इसमें क्या है, हमारा सोल्यूशन 0 to 1 के बीच में आएगा ही
आएगा, क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन है ये एक तरह से कैसा हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखो हमने किया था ना अभी इसको, कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब ये वाली जो टर्म है मेरी, ये कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, ये मेरी 1 तक एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन है। अब ये जो चीज़ है हमारी, ये आप देखो अगर 1 हो गया, ठीक है, 0 और 1 वाले इंटरवल में अगर मैं इसको 0 ले लूँगी तो क्या हो जाएगा, ये मेरा 0 to 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ इंक्रीज़ करती रहूँगी तो कहीं ना कहीं ये जो मेरा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जा रहा है कहीं ना कहीं फंक्शन है ना। इसका अगर मैं आपको डेरिवेटिव जो अभी निकाला था हमने वो भी निकाल के बताती हूँ, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन है और यहाँ पे cos x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो चीज़ है ये माइनस साइन है और ये भी माइनस साइन है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। जो आप एफ डैश डेरिवेटिव निकालते हो ना, वो डेरिवेटिव अगर आपका 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, अगर ये 0 से छोटा है तो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला उससे पता चला कि ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर कोई भी फंक्शन हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना, ऐसे लगा लो, ऐसे कोई भी अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो वो पक्का से 1 फंक्शन होगा ही होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना इसमें, पहले आप क्या कर सकते हो, इसकी रेंज से इसको थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। फिर सेकंड स्टेप में आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप निकालोगे तो वो आपका नेगेटिव आएगा। इट मीन्स कि आपका जो ये है फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, और कभी भी अगर हमारा कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, वो फॉर श्योर 1 फंक्शन होता ही होता है। तो फिर तो सही बात है कि अगर 1 फंक्शन है तो एग्जैक्टली 1 ही सोल्यूशन होने वाला है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी मच करेक्ट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड ये कह रहा है कि कॉस ऑफ एक्स है वो -1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज दिस। एक्स की पावर आपकी हमेशा 0 से बड़ी होगी, 0 इंक्लूड नहीं है, 0 से बड़ी होगी। ये है आपका थर्ड पार्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखो, जो कॉस एक्स है वो क्या होगा आपका -1 से लेके 1 तक होगा, ये -1 है और ये प्लस एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आपको पहले ही बोला है ये तो देखो ये हमेशा यहीं पे रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं इससे छोटा है। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 ले ली इसकी वैल्यू, मान लो सपोज करो मैंने इसकी वैल्यू मैक्सिमम ले ली, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, ये -1 हो गया, ये +1, तो ये तो 0 इससे बड़ा हो ही गया ऑब्वियसली, है ना, सर्टेनली हो गया। और x की वैल्यू क्या बोला गया है, हमेशा ही आपकी 0 से बड़ी होगी, तो -1 भी आने का सवाल नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से लेके और 1 तक रहेगी, है ना। तो अगर ये 0 ले लिया मैंने इसको, नहीं मैं एक्स को, अच्छा 90, हाँ 0 ले लिया, ये -1 आ जाएगा, और ये जो टर्म है ये अगर मैंने 0 कब आएगा, ये π/2 पे आ जाएगा, है ना। π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1.57 का होल स्क्वायर करूँगी, तो ये भी मेरा पॉजिटिव ही आ रहा है। हमेशा मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूँ जो ग्रेटर देन 0 होगी, तो ये चीज़ मेरी सेटिस्फाई हमेशा होगी ही होगी, ठीक है। तो ये भी जो मेरा थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल ही ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है। इस पर कुछ नहीं करना है, आप रेंज निकाल सकते हो कॉस की, और आप 1-2 हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, एक्स की वैल्यूज़ पुट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसका ग्राफ बना सकते हो, बट ग्राफ थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, थोड़ा सा। अगेन इसमें भी आप ये चीज़ कर सकते हो कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दो, तो आपको उससे भी पता लग जाएगा, तो ये आ जाएगा -sin x प्लस 2 ऑफ x। तो जो sin x है अगेन वो क्या होता है, वो तो -1 और +1 के बीच में ही रहेगा, है ना, इसकी रेंज तो इतनी होती है। तो और 2 ऑफ x है, तो 2 के साथ हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से तो बड़ी होगी, तो इट मीन्स एफ डैश जो है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ रहा है, वो इंक्रीजिंग आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो हैंस प्रूव्स आवर इक्वेशन। सो सी ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इसमें हमारे तीनों की तीनों
जो ऑप्शंस थे तीनों की तीनों, जो बोला था पिक आउट द ट्रू स्टेटमेंट्स, तो तीनों की तीनों ट्रू है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल डू, ओके नाउ देखो ये मैट्रिक्स स्पेस की कुछ हमारे वो होती है, ट्रिक्स होती है जो हमें थोड़ा सा रिमाइंड करके रखना होता है। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड दिस एज अ शॉर्टकट ट्रिक्स ऑल्सो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे होते हैं कि अगर आपका मैट्रिक्स स्पेस है तो मिनिमम होगा x रेज टू पावर n y रेज टू पावर n, तो वो भी मैट्रिक्स होता है, मैक्सिमम नहीं होता है। अगर कोई मैट्रिक्स D1 D2 D3 तीनों मैट्रिक स्पेस है तो इनका सम हमेशा मैट्रिक होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कभी मैट्रिक नहीं होता है। मैट्रिक स्पेस क्या होता है, एक तरह से हमारी चार प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। वो क्या होती है कि हमारी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये ज़ीरो होनी चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव डेफिनेट होना चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए यहाँ पे, और ट्राइंगुलर इक्वालिटी को वो हमेशा ओबे करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी, ये मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, प्लीज़ यू कैन वॉच दिस थिंग नाउ। अब हमारे पास जो ऑप्शन है उससे हम देखते हैं। तो इसमें बताया है x माइनस x1 और y माइनस y1, तो ये चीज़ हमारी मैट्रिक स्पेस नहीं होती है। और आर स्क्वायर है ये, ठीक है, ये नीचे आ गया तो ये ऊपर था, आर स्क्वायर पे आइए। उसके बाद अगला भी क्या है, ये भी हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कहीं से भी नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी गलत है। अभी मैंने बोला कि अगर हमारा एडिशन है तो एडिशन में हमारा मैट्रिक स्पेस होता है। अगर हमारा कोई भी मैट्रिक स्पेस है और उसको हमें 1 2 3 4, तो उनका जो एडिशन है वो हमारा पक्का से मैट्रिक स्पेस होता ही है। सो दिस इज़ वेरी मच डायरेक्ट क्वेश्चन ही था। नाउ ओके, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है, लेकिन चलो वी वी हैव टू डू, एक मिनट ना इसको ठीक करूँ। नहीं हो रहा है, शायद आपको रीडेबल होगा, चलो मैं पढ़ लेती हूँ। तो ना हमारा एक्स डी जो है वो मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, और जो एक्स ए है वो हमारा सबसेट है एक्स, और वो डिफाइन हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो ये क्या होता है, एक तरह से ये हमारा इन्फिमम होता है। क्या है, जैसे ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, अब ये मान लो 0 से 1 तक है। अब ये कह रहा है कि कुछ ऐसा डिस्टेंस निकालो कि यहाँ से भी मिनिमम डिस्टेंस है, यहाँ भी मिनिमम डिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ये ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट से जब हम इस तरफ जाएंगे तो मिनिमम डिस्टेंस कहाँ को होगा, 1 को होगा, और जब हम इस तरफ जाएंगे तो मिनिमम डिस्टेंस कहाँ को होगा, 0 की तरफ होगा, ठीक है। ये चीज़ ये कहना चाह रहे हैं। नाउ पिक आउट द ट्रू स्टेटमेंट। x जो है वो एक्स ए पे जा रहे हैं, जो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, ठीक है, और ये चीज़, ठीक है। एंड b जो हमारा है वो ये कह रहा है कि हमारा इसका 0 और इसका 0 अगर हम लेंगे तो ये हमेशा क्लोज इंटरवल होगा और सबसेट होगा। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा कि और भी सबसेट है तो इनफाइनाइट। अब आप देखो यहाँ पे हमारा इन्फिमम डिस्टेंस बता रहा है ये, और यहाँ पे भी हमारा इन्फिमम डिस्टेंस बता रहा है, तो सिर्फ यही होगा मैट्रिक स्पेस में जो इक्वल होगा। जो अबव 2 केसेस है हमें कोई इंटरवल नहीं दिया गया है, क्योंकि देखो यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूस होने के लिए बाउंडेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर इन्फिनिटी पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करना या डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में क्या है कि जो हमारा ए इन्होंने लिया है, एक जगह से एक्सक्लूड किया बट दूसरी जगह से इन्होंने इंक्लूड कर दिया, तो वो क्लोज तो कभी नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन इज़ वेरी मच करेक्ट, क्योंकि इसमें ये वही चीज़ बोल रहे हैं, ये इन्फिमम डिस्टेंस वही निकाल रहे हैं जो इन्होंने क्वेश्चन में भी दिया है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स आर डेंस इन द गिवन स्पेस। ये जो है जो क्वेश्चन है अगले, दे आर मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल, जिसमें हमारी काफ़ी सारी थ्योरम्स भी यूज़ होती है। तो ये मैंने बुकिश लैंग्वेज ही लिया, बुक से ही लिया है, तो हम बुक्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे बुकिश लैंग्वेज को। तो पहला हमारा ऑप्शन है द सेट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल इन द स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन इंटरवल हमारा दिया है दिस विच हैज़ 2 पाई पीरियोडिक, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये डेंस ऑप्शन, डेंस क्या होता है, एक तरह से कि
कि आपका कोई भी प्लेन है वहाँ पे वो काफ़ी सारी प्लेस में अवेलेबल होना चाहिए। अगर हम उसमें कोई डिलीटेड नेबरहुड भी कर दें तो उसके साइड पे वो हमेशा ही डेंस होना चाहिए। एक तरह से आप ये सोच लो कि आपने जो भी प्लेन लिया है, अगर आप उस प्लेन में कहीं पे भी जाओ तो आपको वो पॉलिनॉमियल मिलना चाहिए। सिंपल सी बात। डेंस मतलब है ना कि वो काफ़ी जगह बिखरा हुआ होना चाहिए, वो दिख जाना चाहिए हमको। जैसे आप सोचो कि आपकी दाल गिर गई, मान लो एक फ्लोर पे दाल गिर गई, तो आपको वो काफ़ी सारी जगह दिखती रहेगी, है ना, दिखती। बट वही अगर आपके फ्लोर पे फुटबॉल गिर गई तो फुटबॉल तो एक जगह ही जाएगी ना, तो वो डेंस नहीं होगी। ठीक है, तो उस तरह से आप समझ सकते हो ना। तो हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल होंगे वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है -π से पाई में। तो अगर मैं यही जो हमारे साइनोसॉइडल ग्राफ्स होते हैं अगर वो भी बनाऊँ तो कहीं ना कहीं ये हमें इस प्लेन में अगर मैं इसको पाई ले लूँ -π से +π तक हमें वो डेंसली दिखने चाहिए, जिनका पीरियोडिक हमारा पाई। तो इसमें एक फर्जर थ्योरम है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम पढ़ सकते हैं। ये और जगह भी काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो हमारी फेजर्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास किसी का डोमेन जो है वो R दिया है और उसकी रेंज कॉम्प्लेक्स में है, तो वो और कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जिसका हमारा जो पीरियड है वो 2π दिया है, तो हमें क्या होगा कि वो इन्फिनिटी तक चल जाए। मतलब nth अगर उसका हम पार्शियल सम ले लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारा AM मतलब मीन्स एवरेज दिखाता है, और वो हमारी क्या होती है, हमेशा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस दिखाती है। ठीक है, चाहे वो इन्फिनिटी जो n है वो हमारा इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है, बट वो हमेशा कन्वर्जेड हो जाती है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए और उसका पीरियड 2π होना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो nth इन्फिनिटी में सम होगा वो हमेशा कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट होगा मतलब किसी पॉइंट पे, किसी लिमिट पॉइंट पे वो जा ही रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट था। तो हमें पता है कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल्स जो है, तो इस फेजर थ्योरम से फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी मच ट्रू। नाउ सेकेंड ऑप्शन जो हमारा कह रहा है, सेकेंड ऑप्शन ये है कि द सबसेट ऑफ C इन्फिनिटी फंक्शंस विद कॉम्पैक्ट सपोर्ट इन R इन द स्पेस ऑफ बाउंडेड रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन R। अब देखो ये कह रहा है कि इन्फिनिटी एक्सटेंडेड टू लिमिट, मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और R में वो अज्यूम कर रहा है कि बाउंडेड है। तो अब खुद सोचो कि अगर वो कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, रियल नंबर जो है वो तो कॉम्प्लेक्स से छोटे हैं ना, तो वहाँ पे ये कैसे डेंस हो सकता है, वो तो बाहर ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी है, दिस इज आई हैव टेकन फ्रॉम बुक, कि अगर F जो है हमारा वो हम इस प्लेन से लेते हैं और वो यहाँ तक जा रहा है, तो हमारा क्या है, ठीक है, हाँ, तो हमारा क्या होगा कि जो अगर हम दोनों का डिफरेंस भी लेंगे, ठीक है, तो वो हो सकता है इक्वल्स टू हो या ग्रेटर हो, मतलब कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इज मच हायर देन रियल। तो ये हमें थोड़ा सा इस तरीके से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पे कोई जा रहा है तो रियल में वो बाउंडेड कैसे हो सकता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी हमारे को यही दी हुई है। लेट फंक्शन अगर हमने आइडेंटिटी ले लिया है तो कहीं ना, और कोई अगर एक फंक्शन हमने 0 ले लिया है, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स में किस तरफ जा रहा है वो हमें नहीं पता ना, 1 है। ठीक है, तो अब ये 1 कॉम्प्लेक्स इन्फिनिटी में कितने तक जा रहा है ये हमें नहीं पता, तो दैट इज़ वाई दिस इज रॉन्ग। नाउ थर्ड जो है वो ये ऑप्शन है कि हमारा जनरल लीनियर ग्रुप, GLN ग्रुप क्या होता है, एक तरह से जिसका डिटर्मिनेंट 0 कभी नहीं होगा, नॉन सिंगुलर होता है या इन्वर्टिबल होता है ना, नॉन सिंगुलर या इन्वर्टिबल होता है, ये इसका मतलब होता है विच यूज R²। तो कल हमने इसका क्वेश्चन भी किया था एक दिस स्फीयर का। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से आपका n×n ये आपका बन रहा है, और प्लेनर इसका n² है। तो ये हमारा ऑब्वियसली ट्रू होगा। ये ट्रू क्यों होगा, क्योंकि आपका जो वो है इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कभी भी 0 तो आएगा ही नहीं, है ना। तो ये जो n² है आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं पड़ेगी, कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है,
ठीक है, तो इसका रैंक भी फुल रैंक आ रहा है एक तरह से। इनका इन्फिनिटी पे भी चले जाओगे तो इसका रैंक क्या होगा आपका वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ये जो है दिस इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, और ये आपका हमेशा से ही डेंस रहेगा ही रहेगा। एक और इसमें प्रॉपर्टी है कि अगर आपका GLN ग्रुप है और वो R पे मैप कर रहा है, ठीक है, जनरल लीनियर ग्रुप है और वो R पे मैप कर रहा है, ठीक है, बाय डिटर्मिनेंट फंक्शन, तो बाय द डिटर्मिनेंट फंक्शन प्रॉपर्टी वो हमेशा डेंस होगा अगर वो R पे मैप कर रहा है। अगेन आई एम सेइंग, अगर Q पे कर रहा है या कहीं पे कर रहा है तो नहीं होगा ना, क्योंकि हो सकता है कि मेरा डिटर्मिनेंट √2 आ जाए, तो Q में तो √2 नहीं होता, तो वो डेंस नहीं होगा। इसलिए R पे अगर मैप होगा तो वो आराम से आपका हमेशा डेंस होगा ही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, पिक आउट द कॉम्पैक्ट सेट। अब हमें इसमें क्या निकालना है, ओके नाइस, ये मैंने कुछ थ्योरी लिखी थी, चलो वो हम बाद में करते हैं ना। हमें इसमें कॉम्पैक्ट सेट निकालना। कॉम्पैक्ट सेट हमारा क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट होता है हमारा जहाँ पे क्लोज एंड बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारा एक तरह से ये ऐसे बन रहा है। अब ये सिर्फ और सिर्फ मेरी बाउंड्रीज है, ठीक है, तो इसमें लिमिट पॉइंट नहीं आएगा, दिस इज़ नॉट क्लोज्ड, ठीक है, बाउंडेड है, क्लोज नहीं है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन जो है दैट इज़ वेरी मच करेक्ट, जो हमारा ट्रेस है ऑर्थोगोनल का। तो ये क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं हमारे, 1 and -1, ठीक है, ये ऑप्शन बन सकता है। ये हो सकता है कि आपकी जो ट्रेस है ना, और जो ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी हो सकता है, विन आइडेंटिटी फंक्शन भी हो सकता है। इसकी मैंने थोड़ी और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आगे समझाई है, दैट वी विल बी डूइंग। तो सेकंड ऑप्शन सही है ना। थर्ड जो है, द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस इन MR ऑफ ऑल ऑफ हुज आइगन वैल्यूज सेटिस्फाई, ओके, ठीक है। तो थर्ड वाले में क्या बोल रहा है कि आपका देखो, अगेन मैंने बताया कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बाउंडेड भी होना पड़ेगा, और कॉम्पैक्टनेस के लिए बाउंडेड भी होना पड़ेगा, क्लोज भी होना पड़ेगा। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि इसमें आपके जो आइगन वैल्यूज़ है वो क्या होनी चाहिए, या तो दिस या दिस या दिस, ठीक है, ऐसे होनी चाहिए, या फिर 1 हो जानी चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बाउंडेड नहीं है, क्योंकि MNR है, ठीक है, MNR है, तो R इज़ योर अनबाउंडेड, उसमें तो कोई ऐसी है नहीं सेटिस्फाई कंडीशन कि हाँ यहाँ पे ये बाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बिकॉज ऑफ नॉन बाउंडेडनेस ये हमारा कॉम्पैक्ट नहीं होगा। तो सेकंड हमारा करेक्ट होगा, बट उसके लिए हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू कॉम्पैक्ट M, ये क्लोज एंड बाउंडेड होना चाहिए। मैंने बताया कि कॉम्पैक्ट का मतलब क्या हो गया, क्लोज एंड बाउंडेड, ठीक है। तो हमारा जब हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं AIJ, ठीक है, AIJ क्या होगा, हमारी डायगनल एंट्रीज हो जाएगी, जो भी हमारी डायगनल्स पे होती है, तो वो क्या है, बाउंडेड होगी, क्योंकि वो हमेशा n से हमारी छोटी आएगी, तो ये बाउंडेड हो गया, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि M क्लोज होगा या नहीं। तो ट्रेस ऑफ AN बी अ सीक्वेंस ऑफ मैट्रिक्स कन्वर्जिंग टू ट्रेस ऑफ A, वेयर AN इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, द ओनली थिंग इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। अब हमें बस ये प्रूव करना है कि ऑर्थोगोनल हमारा ये हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमने ट्रेस को एक तरह से बाउंडेड तो प्रूव कर ही लिया। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, वो हमेशा कॉम्पैक्ट होती है, ठीक है। तो ट्रेस फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, और इमेज जो है हमारी ऑर्थोगोनल की, जो हमेशा हमारे ऑर्थोगोनल की जो इमेज है वो कॉम्पैक्ट होती ही होती है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल जो है हमेशा कॉम्पैक्ट होंगे, ये हमें सिग्निफाई करता है, ये चीज़ हमें क्या बताता है कि ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो ये क्लोज कंडीशंस है, क्योंकि इसकी जो प्री इमेज होगी ना सिंगल पॉइंट की, वो हमेशा कॉन्टीन्यूस होगी, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूस होगी, बाउंडेड होगी, और क्लोज भी होगी। तो ये जो है, तो ये क्या है, ऑर्थोगोनल जो हमारी मैट्रिक्स है वो ऑलवेज कॉम्पैक्ट है। तो यहाँ से हमारी बाउंडेड तो आ ही गया, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑलरेडी कॉम्पैक्ट है, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन था वो इस वजह से बिल्कुल ही करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्वाइट फ्रूटफुल टू यू, थैंक यू सो मच